तो देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल तो हम पढ़ ही चुके हैं, यानी जीरेंड वर्ब भी किससे बनती है, जीरेंड को भी हम कैसे लगाते हैं, आईएनजी लगा के। जीरेंड किसका काम करती है, नाउन का, और प्रेजेंट पार्टिसिपल किसका काम करती है, एडजेक्टिव। ठीक है, मैंने कहा जैसे लड़ती हुई सेनाएं, कैसी सेनाएं, तो हम यही तो कहेंगे फाइटिंग आर्मीज, लड़ती हुई सेनाएं। ठीक है, खेलते हुए बच्चे, तो हम यही तो कहेंगे प्लेइंग चिल्ड्रन। बच्चे कैसे हैं, खेलते हैं। लिख लें आप एक बार, फाइटिंग आर्मीज, लड़ती हुई सेनाएं, खेलते हुए बच्चे, प्लेइंग चिल्ड्रन। ठीक है, अब आप नेक्स्ट नंबर पे लिख लेंगे पास्ट पार्टिसिपल। कौन सी, सी नंबर पे, पास्ट जो भी है, पास्ट पार्टिसिपल। लिखे आप, पास्ट पार्टिसिपल वे वर्ब्स होती हैं, पास्ट पार्टिसिपल वे वर्ब्स होती हैं जिन्हें हम डी, टी, ईडी, ईएन, पास्ट पार्टिसिपल वे वर्ब्स होती हैं जिन्हें हम डी, टी, ईडी, ईएन का प्रयोग करके बनाते हैं। डी, टी, ईडी, ईएन का प्रयोग करके बनाते हैं। पास्ट पार्टिसिपल वे वर्ब्स होती है जिन्हें हम डी, टी, ईडी, ईएन का प्रयोग करके बनाते हैं। और पास्ट पार्टिसिपल हमेशा एडजेक्टिव का काम करती है, तो ये वर्ब नहीं होती है, एक तरह से क्या होता है, एडजेक्टिव। पास्ट पार्टिसिपल हमेशा एडजेक्टिव का काम करती है। पास्ट पार्टिसिपल हमेशा एडजेक्टिव का काम करती है। लिखो शिक्षित लड़कियां, शिक्षित लड़कियां। तो मैंने क्या कहा, एजुकेटेड गर्ल्स, तो लड़कियां कैसी हैं, शिक्षित हैं। तो एजुकेटेड यहां क्या है, एडजेक्टिव। पियक्कड़ चालक, पियक्कड़ चालक जो शराब पिए हुए। ड्रंकन ड्राइवर, तो ये ड्रंकन क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। इसमें पास्ट पार्टिसिपल में काम पहले से ही हो जाता है, लड़कियां पहले से ही क्या हैं, शिक्षित हैं। जो चालक है वो पहले से ही क्या है, ड्रंकन। ठीक है, टूटी हुई खिड़कियां, ब्रोकन विंडोज, तो खिड़कियां पहले से ही क्या हैं, टूटी हुई, ब्रोकन विंडोज। अ बरंट चाइल्ड, एक जला हुआ बच्चा, तो बच्चा पहले से ही क्या है, जला हुआ, तो हम क्या कहेंगे, अ बरंट चाइल्ड। बच्चा कैसा है, जला हुआ। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, पास्ट पार्टिसिपल के। अब आप हिंदी में लिखेंगे, देखिए समझिए, मैं नाराज हूं, मैं सोहन से
नाराज हूं, और मैं तुम्हारे व्यवहार से नाराज हूं। ठीक है, देखो एक तो एडजेक्टिव होता ही है, जैसे एंग्री तो ऑलरेडी एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। फ्यूरियस ऑलरेडी एडजेक्टिव है। एक हम वर्ब से बनाते हैं, एनओए से एनोइड, मिप से मिप्ड, वैक्स से वैक्स्ड। तो मैंने कहा मैं नाराज हूं, आई एम एनोइड। अब ये एनोइड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि ये भाई मैं प्रोनाउन, जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन प्रोनाउन की क्या करता है, क्वालिफाई करता है। तो आई क्या हुआ, प्रोनाउन, तो नाराज कौन हुआ, मैं। तो ये क्या है, एनोइड, पास्ट पार्टिसिपल। मैंने कहा मैं सोहन से नाराज हूं, आई एम एनोइड, मैं नाराज हूं, किससे, विद सोहन। तो ये भी क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। अब अगर हम किसी व्यक्ति से नाराज होते हैं तो विद आता है, और व्यक्ति से नाराज नहीं होते हैं तो क्या आता है, एट। अब मैंने कहा मैं तुम्हारे व्यवहार से नाराज हूं, तो आई एम एनोइड, आई एम एनोइड एट योर बिहेवियर, मैं तुम्हारे व्यवहार से नाराज हूं। तो यहां क्या आएगा, एट आएगा, आई एम एनोइड एट योर बिहेवियर। लिख लें आप, समझ गए आप। अब देखो क्या होता है, समझिए। एक वर्ड होता है एंग्री, नाराज, इसके बाद दो प्रपोजिशन आते हैं, तो ये तो पहले से एडजेक्टिव है, और फ्यूरियस भी क्या है, पहले से एडजेक्टिव है। और तीसरा वर्ड होता है अपने इंडिग्नेंट, तो ये भी क्या है, पहले से ही एडजेक्टिव है। ये नहीं आप एंग्रीड कर दे इसको, ये तो एंग्री है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की कोई सेकंड थर्ड फॉर्म थोड़ी होती है, लेकिन कुछ एडजेक्टिव हमें बनाने होते हैं। अब जैसे यहां समझिए पहले तो आप, इर्क मीन्स होता है नाराज करना, इर्क मीन्स क्या होता है, नाराज करना, एनओए। और वैक्स मीन्स भी क्या होता है, नाराज करना, एनओए। मिफ मीन्स भी क्या होता है, नाराज, ठीक है। मिफ मीन्स भी क्या होता है, नाराज, इर्क मीन्स क्या होता है, नाराज, और वैक्स मीन्स भी क्या होता है, नाराज, नाराज या किसी को क्रोधित करना, ठीक है। और भी वर्ड है। अब कुछ हमें बनाने पड़ते हैं, कैसे बनाते हैं देखिए। इनफ्यूरिएट भी होता है, आग बबूला करना, किसी को नाराज करना। तो कुछ हमने बना लिए, कैसे बना लिए, एनोइड, ये पास्ट पार्टिसिपल हो गई, तो ये भी किसका काम करती है, एडजेक्टिव का। और हमने मिफ्ड लिख दिया, प्रपोजिशन में फायदा मिलेगा आपको, मिफ्ड नाराज होता है, और वैक्स्ड का मतलब भी क्या होता है, नाराज होता है, ठीक है। और आप क्या है, किसी को इनफ्यूरिएट का मतलब है आग बबूला करना, इनफ्यूरिएट, तो इनफ्यूरिएटेड भी हो गया, इनफ्यूरिएटेड, तो ये भी क्या हो गई, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। लिखते चलो आप एक बार। तो हम इनके बाद दो दो प्रपोजिशन यूज करेंगे, यहां हम एट भी लिखेंगे और विद भी लिखेंगे, एट भी लिखेंगे और क्या है, विद। तो यहां आपको दो कॉलम बनाने पड़ेंगे, जैसे अपने बनाते चलिए वर्ड्स को।
जैसे पैदल में आपने ऑन फुट लिख लिया, रास्ते के लिए ऑन द वे हो गया। तो ऐसे अपने वर्ड्स को क्या करिए, तो एनॉयड, एनॉयड मीन्स क्या होता है, नाराज, एट और विद। तो मिफ्ड मीन्स भी क्या होता है, नाराज, एट, विद, और वैक्स्ड का मतलब भी क्या होता है, नाराज, एट, विद, एट, विद। ठीक है। अब एक वर्ड और होता है एक्जेस्पेरेट, सिनोनिम्स में बहुत पूछा जाता है। एक्जेस्पेरेट का मतलब भी नाराज करना होता है। तो हम क्या करेंगे इसको, एक्जेस्पेरेटेड, एक्जेस्पेरेटेड, ये भी नाराज होता है, वही एट और विद आएगा। और एनरेज्ड का मतलब भी क्या होता है, नाराज। तो इसके बाद भी क्या आएगा, एट और विद आएगा। अब क्या है समझिए, एक वर्ड होता है फ्राउन, फ्राउन मीन्स होता है गुस्सा। तो फ्राउन के बाद भी हम क्या लिखेंगे, एट या विद। तो ये सारे एडजेक्टिव है, प्रपोजिशन में आपको काफी अच्छा फायदा मिलेगा, और आपस में एक दूसरे के क्या है, सिमिलर वर्ड है। ठीक है, क्योंकि वोकेबलरी सीखना बहुत जरूरी है। ग्रामर तो फिक्स नियम होते हैं, आपको लिखवा दिया, एडिक्ट टू आएगा, जीरेंड वर्ब आएगी, लुक फॉरवर्ड टू आएगा, जीरेंड वर्ब आएगी, कस्टम जो। अब यहां ध्यान देंगे, देखो वर्ड हो गए अपने पास, एक तो गुस्सा। अब गुस्सा है तो आप में क्या है, नाराजगी है। एक नाराज करना, नाराज, ये क्रिया हो गई। और एक होता है नाराज, ये पास्ट पार्टिसिपल हो गई, जिसको अपन क्रोधित बोलते हैं। ठीक है। अब गुस्से को हम बोलते हैं अंग्रेजी में एंगर। क्या बोलते हैं, एंगर। रात, WRATH, रात मीन्स भी क्या होता है, गुस्सा। और फ्यूरी मीन्स भी क्या होता है, गुस्सा। फ्राउन मीन्स भी क्या होता है, गुस्सा। लास्ट ईयर में से एक वर्ड उसमें भी पूछा था आपके, अभी जो स्टेनो की जगह आई है अधीनस्थ बोर्ड के थ्रू। ठीक है। और इस समय तो इतनी कम वैकेंसी है कि जिसके 73 74 तक इंग्लिश में नहीं आएंगे नंबर, आउट ऑफ 75 में वो टक्कर में ही नहीं रहेगा। ठीक है। तो फ्राउन मीन्स भी क्या होता है, नाराज। एंगर, रात, फ्यूरी, फ्राउन। फ्राउन मीन्स भी क्या होता है, नाराज, सॉरी गुस्सा। आयर, आयर मीन्स भी क्या होता है, गुस्सा। और इसी को हम बोलते हैं रिसेंटमेंट। ये सब सिनोनिम्स हैं, रिसेंटमेंट।
आपने क्या एग्जाम के अनुसार नहीं पढ़े, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा वर्ड हो गए, क्योंकि हमने तो एक ही वर्ड पढ़ा, एंगर। रात होता है, फ्यूरी होता है, फ्राउन, फ्राउन से फ्राउंड बना दिया, आयर, आयर मीन्स भी क्या होता है, गुस्सा, और फ्यूरी मीन्स भी क्या होता है, गुस्सा। अब अपन किसी को नाराज कर रहे हैं तो एक तो पेस्टर वर्ड होता है, PESTER, पेस्टर, नाराज करना। बेजर, किसी को सताना, ठीक है। किसी को इर्क करना, IRK, NOA। एक आप क्या न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, मैं पढ़ रहा था कि शिवपाल सिंह यादव इज मिफ्ड विद अखिलेश यादव, झट से हम अंग्रेजी समझ आ गई, भाई शिवपाल सिंह यादव है वो किससे नाराज है, अखिलेश यादव से नाराज है। मिफ्ड आपको आना चाहिए, मिफ्ड क्यों आ रहा है अखबार में, पास्ट पार्टिसिपल, आप तो जानते नहीं है पास्ट पार्टिसिपल वगैरह, मैं कह रहा हूं विरासत में कुछ लेके नहीं आते। पेस्टर, नाराज करना। बेजर, नाराज करना, मतलब किसी को इर्क करना, परेशान करना, NOA। वैक्स, और नाराज कर रहे हो तो आप किसी को ऑफेंड कर रहे हो, ऑफेंड, बुरा मत मानना भाई, नाराज मत होना, ऑफेंड। मिफ होता है, MIF, मिफ मीन्स क्या होता है, नाराज करना। इर्क, NOA। और किसी को अगर आप आग बबूला कर रहे हो, इनरेज भी होता है, क्रोधित करना। इनफ्यूरिएट करना, इनफ्यूरिएट का मतलब भी क्या होता है, क्रोधित या नाराज करना। और एक्जेस्पेरेट, इन सब का मतलब क्या होता है, क्रोधित या नाराज करना। तो देखो ये तो अपने पास वर्ड था गुस्से के लिए। गुस्से के लिए क्या क्या वर्ड होते हैं, रिसेंटमेंट, एंगर, रात, फ्यूरी, फ्राउन, आयर। और नाराज करने के लिए पेस्टर होता है, बेजर होता है, इर्क होता है, NOA होता है, वैक्स होता है, ऑफेंड, मिफ, इनरेज, क्रोधित करना, इनफ्यूरिएट, क्रोधित नाराज करना, एक्जेस्पेरेट, नाराज करना। अब नाराज हमने एडजेक्टिव बना लिया, तो देखो एंगर से तो बन गया एंग्री, क्या बन गया, एंग्री। और फ्यूरी से बन गया फ्यूरियस। एक वर्ड होता है इंडिग्नेंट, इंडिग्नेंट का मतलब भी क्रोधित या नाराज। और इसी को हम क्या बोल देंगे अब, एनॉयड। और इसी को हम क्या बोल देंगे, फ्राउंड। तो ये सब क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, वो तो पहले से एडजेक्टिव है। और एनरेज्ड, इनफ्यूरिएटेड, एक्जेस्पेरेटेड, एंग्री, फ्यूरियस, इंडिग्नेंट, एनॉयड, फ्राउंड, इनरेज्ड, इन्फ्यूरिएटेड, एक्जेस्पेरेटेड। दो प्रपोजिशन यूज करने हैं इनके बाद आप। अगर आप व्यक्ति से नाराज हैं विद आएगा, और यदि आप व्यक्ति से नाराज नहीं हैं तो एट आएगा। लिख लिया यहां तक सभी ने। अब कब बार एरर में भी क्वेश्चन आते हैं। SSC CGL में दिया हुआ है 2017। आई वॉज, मैं था, वैक्सड, मैं नाराज था, एट हिम। देखो मैंने एक तो टाइम बचा लिया, क्योंकि हिम होता है पर्सन, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, हिम। अब मैं उससे नाराज था, अब मैं आगे जाने की जरूरत ही नहीं है भाई। वैक्स्ड पास्ट पार्टिसिपल हो गई, तो यहां क्या आएगा, विद हिम। कल को आप ये कह दे कि आई वॉज एनॉयड एट हर, तो ये भी तो भाई गलत है, क्योंकि व्यक्ति से नाराज होंगे तो विद आएगा, तो हर क्या है, पर्सन। इसलिए ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते। कितना सिंपल क्वेश्चन था अभी।
तो नाराज वाले वर्ड हैं ये अपने बाद दो क्या लेते हैं, प्रपोजिशन लेते हैं। अब एंग्री तो ऑलरेडी एडजेक्टिव है, इससे देखो लैंग्वेज पे भी बड़ा फर्क पड़ता है। पैसेज आ रहा था एक एसएससी में, डेरियस किंग ऑफ पर्शियन एम्पायर बिकेम फ्यूरियस, यानी डेरियस पर्सिया साम्राज्य का राजा, पारसी साम्राज्य का राजा, बिकेम फ्यूरियस नाराज हो गया। कल को मैं ये कहूं कि आई बिकेम फ्यूरियस, तो आपको यही दिक्कत आ जाएगी, आई बिकेम फ्यूरियस, मैं क्रोधित हो गया, मैं नाराज हो गया। तो फ्यूरियस का मतलब क्या होता है, नाराज। यस्टरडे कल, तो फ्यूरियस का मतलब नाराज, एंग्री, एनोयड। चलो बाद की बातें हैं, देख लेना। तो ये तो हो गई हमारी क्या, अभी मैंने पढ़ाया नहीं, आगे पढ़ेंगे हम नॉन फाइनाइट वर्ब में। जीरेंड वर्ब के बारे में आप जानने लग गए, ज़्यादा भी नहीं तो। इन्फिनेटिव के बारे में भी थोड़ा बहुत जानने लग गए, और प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में भी, और पास्ट पार्टिसिपल के। अब वर्ब का एक तीसरा प्रकार और पढ़ेंगे हम, एक्जुलरी वर्ब। अब टेंस शुरू कर रहे हैं, जो नए हैं वो यहाँ से समझ लेना। एक तो एक्जुलरी की स्पेलिंग याद करें आप, स्पेलिंग मिस्टेक में आती है, AUXILIARY, एक्जुलरी वर्ब है। इन्हीं को हम बोलते हैं एंसिलरी वर्ब। एंसिलरी ये भी बहुत आता है, जो दैट इज सेकेंडरी, जो प्राइमरी नहीं होकर के क्या है, जो गौण है, सेकेंडरी। हाँ एंसिलरी, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हेल्प। ठीक है, हाँ तो ये लिख लेंगे आप पहले, एक्जुलरी। लिख लिया सभी ने? तो सबसे बात पहले हम करते हैं एक्जुलरी वर्ब की। लिखिए, इंग्लिश में एक्जुलरी वर्ब्स को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। कितने पार्ट्स में, दो भागों में। अब वहां वर्गीकृत करने को क्या बोलते हैं, क्लासीफाई इनटू, क्लासीफाई इनटू, वर्गीकृत करना। तो देखो ये इनटू का एक फोल्डर बना लेना, उसमें इस वर्ड को जोड़ लेना कि क्लासीफाई के बाद यदि प्रपोजिशन पूछा जाएगा तो हमें किसका यूज करना है, इनटू, क्योंकि इवेंचुअली हमें इंग्लिश सीखनी है। तो हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इन इंग्लिश, अंग्रेजी में इन इंग्लिश, एक्जुलरी वर्ब्स have been classified, वर्गीकृत किया गया है, into two categories। कितनी कैटेगरीज में, दो। कैटेगरी आपके स्पेलिंग मिस्टेक में आती है, CATEGORIES। तो एक तो होती है प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब्स, कौन सी, प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब्स। इन्हीं को हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, क्योंकि ये किसकी मदद करती हैं, मेन वर्ब की, प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब्स। और दूसरा मॉडल
एक्जुलरी वर्ब्स, प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब्स और मॉडल एक्जुलरी वर्ब्स, दो पार्ट्स में इनको बांटा गया है। एक तो कौन सी होती है प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब्स और दूसरी कौन सी होती है मॉडल एक्जुलरी वर्ब्स। और क्लासीफाई के बाद आपको किसका यूज करना है इनटू का। देखो जब भी इंग्लिश सही होगी हमारी कलेक्शन होगा। और जैसा अब एंसिलरी है हो सकता है इस पे सिनोनिम्स आ जाए। एंसिलरी तो एंसिलरी का मतलब सहायक, सहायक होता है वो गौण होता है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी नहीं बोलेंगे इनको, क्या बोलेंगे अपन सेकेंडरी, क्योंकि इनका रोल कैसा होता है सेकेंडरी वाला, मध्यस्थ वाला, सबऑर्डिनेट। क्या सबऑर्डिनेट, सब्सिडरी वाला। एंसिलरी सब्सिडियरी, SUBSIDIARY, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। जो सेकेंडरी है, जो हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, वो सहायक का, उसे हम क्या बोलते हैं एंसिलरी। एक्सेसरी बोलते हैं इसको, क्या एक्सेसरी का जो काम करती है वो एंसिलरी कहलाती है, सहायक। तो प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब्स होती है और कौन सी होती है मॉडल एक्जुलरी वर्ब्स। अब प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब्स कितनी होती है बताइए आप। तो देखो अंग्रेजी में टोटल जो एक्जुलरी वर्ब्स हैं वो हैं कितनी एक्जुलरी वर्ब्स। एक बार सेकंड ग्रेड में पूछा भी गया है 24 होती है, ठीक है। अब प्राइमरी जो एक्जुलरी वर्ब्स होती है ये होती है 11 प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब्स। ये होती हैं 11, जिनमें एक नंबर पे डू, दूसरे नंबर पे बी और तीसरे नंबर पे है। देखो डू से डूडज हो गया, डू से डूडज, और इससे क्या हो गया डिड। बी से इजारेम हो गया और बी से ही क्या हो गया वॉज वर्ब, और हैव से ही क्या हो गया हैज हैव, और हैव से ही क्या हो गया हैड। तो ये प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब्स होती हैं जो टोटल कितनी होती है 11 को। इनमें ही मैं आपका टेंस खत्म कर दूंगा। होता क्या है ये 12 खड़ी समझिए आप एक तरह से। जिसने डूडज पढ़ लिया फर्स्ट फॉर्म में तो डिड भी आ गया उसको, और जिसने इज आर एम पढ़ लिया उसने वाजवर भी पढ़ लिया। ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। और जिसने हैज हैव पढ़ लिया उसने हेड भी पढ़ लिया, क्योंकि जितने प्रयोग इज आर एम पर एप्लीकेबल होंगे उतने ही किस पे वाजवर। यानी आप एक टेंस अच्छे से पढ़ ले तो आपको रटने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। एक फर्स्ट फॉर्म है और एक क्या है सेकंड फॉर्म, ठीक है ना। टेंस को इतनी बड़ी वो नहीं है। मेन चीज़ तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और वोकेबलरी, इनको यूज करना आना जरूरी है। ये तो रहा रही आ रहा है, जा रहे के बाद आईएनजी रहा था रही थी आ रहा है वाजवर के बाद। तो एक नोट डाल लेंगे
और नोट में लिखेंगे आप जितने प्रयोग इज आर एम पर एप्लीकेबल हैं, जितने प्रयोग इज आर एम पर एप्लीकेबल हैं, जितने प्रयोग इज आर एम पर एप्लीकेबल हैं, उतने ही प्रयोग वाजवर पर एप्लीकेबल हैं, उतने ही प्रयोग वाजवर पर एप्लीकेबल हैं। यानी जितने प्रयोग किस पर एप्लीकेबल हैं, इज आर एम पर, उतने ही प्रयोग, और एप्लीकेबल के बाद कौन सा प्रोपोजिशन आता है, टू। जितने प्रयोग इज आर एम पर एप्लीकेबल हैं, उतने ही प्रयोग वाजवर पर एप्लीकेबल हैं। बस अंतर इतना है, तो डिफरेंस बोला करो आप इसको अंग्रेजी में, क्या, डिफरेंस। और इसके बाद फिक्स प्रपोजिशन होता है बिटवीन, क्या, बिटवीन। यदि अंतर है मैंने कहा जितने प्रयोग इज आर एम पर एप्लीकेबल हैं, उतने ही प्रयोग वाजवर पर एप्लीकेबल हैं। यदि अंतर है, डिफरेंस है, तो इतना है कि इज आर एम एक मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यानी आप तो ये लिख लो इज आर एम एक फर्स्ट फॉर्म है। ऐसा अंतर इतना है कि इज आर एम एक फर्स्ट फॉर्म है, तो वॉज वर एक सेकंड फॉर्म है। वॉज वर एक क्या है, सेकंड। देखो कुछ कंफ्यूजन भी है हमारे, उनको मैं दूर करूंगा। ये मेन वर्ब का भी काम करती हैं, ठीक है, और ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है। जब ये मेन वर्ब की मदद करती हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। जब इनके साथ मेन वर्ब नहीं आती है तो खुद ही क्या हो जाती है, मेन वर्ब हो जाती है। इर्रेगुलर रेगुलर वर्ब पढ़ाएंगे जब आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा। तो देखिए अब होता क्या है कि कोई काम वर्तमान में जारी है, तो हमने क्रिया के अंत में हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ लिया भाई, क्रिया के अंत में क्या आ रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा, ये आ रहा है। तो हम क्या पढ़ लेंगे, इज आर एम के बाद फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आईएनजी लगाने से दो ही वर्ब बनती है इंग्लिश में, या तो जीरेंट और या पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्ट। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है, क्या होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है आईएनजी, जो यहाँ पे आती है कंटिन्यूअस टेंस में। तो रहा रही आ रहा है, मैं इज आर एम के बाद फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दिया। अब ये रटने वाला बात हो गई। अब इसमें क्या हुआ, क्रिया के अंत में क्या कर दिया हमने, रहा था, रही थी, रहे थे, तो हमने क्या कर दिया, वाज वर्ब के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आइए, वाज वर्ब के बाद क्या लिख दिया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आइए। ठीक है, मैंने कहा राकेश मेरे माता पिता का मजाक उड़ा रहा है। ठीक है, काम जारी है। मैं कह रहा हूं राकेश मेरे माता पिता का मजाक उड़ा रहा है, इसका मतलब अभी भी मजाक उड़ा रहा है। इसको मैं ये लिख देता हूं कि भाई राकेश मेरे माता पिता का मजाक उड़ा रहा था।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया और एक क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस। अब करेंगे क्या हम इंग्लिश बनाने के लिए, राय रही आ रहा है तो इज आर एम के बाद टेंस में पढ़ाया जाएगा। तो राकेश क्या हो गया, सब्जेक्ट, इज। शुरू से देख लेना क्लास में आपको कहा है सब्जेक्ट हमेशा नाउन फ्रेज होता है, यानी सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रनाउन होगा। अभी मैंने टेंस शुरू नहीं किए, उससे पहले मैं बेसिक बताया आपको सब्जेक्ट क्या होता है, फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, क्योंकि जब तो इंग्लिश आपको क्या आने लगेगी, समझ आने लगेगी। अब कल को आपको तो लिखा आ गया कि मैरिड वो इंजर्ड सोल्जर्स, 2 इंजर्ड सोल्जर्स, तो आपने क्या है कि जो आपका समझने का सेंस है वो तो खत्म कर रखा है, सीधा तर्क देते हो, बोला साहब ये थर्ड फॉर्म क्यों आ गई इस इंजर्ड से पहले, सोल्जर्स से पहले। अब ये नहीं देख रहे कि क्या है पास्ट पार्टिसिपल, कि 2 इंजर्ड सोल्जर्स, 2 घायल सैनिकों को, वर टेकन ले जाया गया। अब वाज वर के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है तो लैंग्वेज किस में है, पैसिव वॉइस में। शुरू की क्लास देख लेना, वहां मैंने ये बताया कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। तो राकेश इज लाफिंग एट, बिना पढ़े तो भैया इंग्लिश आएगी नहीं, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी कि घर पे आप टाइम बिल्कुल भी नहीं दे और इंग्लिश सीखने की को वो करे, वर्ड मीनिंग याद करो, रिपीट करो उनको। अब इसमें है क्या बताओ, इज आर एम के बाद आइए जी लगा दी, राकेश इज लाफिंग एट माई पेरेंट्स, एक्टिव वॉइस में अंग्रेजी हो गई, ठीक है। अब मैं इसको कह देता हूं राकेश मेरे माता पिता का मजाक उड़ा रहा था, तो राकेश वॉज लाफिंग एट माई पेरेंट्स। ये भी क्या हो गया, एक्टिव वॉइस। वहां इज की जगह क्या लिख दिया हमने, वॉज ही तो लिखा है। अब क्या होता है देखो, ग्रामर के नियम भी आपको वही देखने को मिलेंगे, ग्रामर के नियम भी क्या आपको वही देखने को मिलेंगे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ये एक्टिव वॉइस है, ये तो अपन रटते हैं। एक्चुअल में कहानी ये होती है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होती है, आईएनजी लगा दिया तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का हमेशा बीइंग में बनता है, और बीइंग के बाद बल्ली भैया हमेशा क्या आती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये रटने वाला सिस्टम है आपका, बीइंग में बनता है। अब इज आर एम के बाद आईएनजी आ रहा है तो पैसिव वॉइस किस्म बनेगा, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग में वाज वर के बाद। देखो रीजनिंग तो पढ़ते ही हो, मैं आपको पैसिव वॉइस है ना, अगर कोई समझदार बच्चा हो और पैसिव वॉइस है, मैं उसको 5 मिनट में पूरा करवा दूं शॉर्ट स्टाइल में, पूरी पैसिव वॉइस की कहानी, अगर उसके क्या है कॉन्सेप्ट सही है तो। अब तो अपन रटते हैं, मॉडल के बाद एक क्या रट रहे हैं, विल बी, कैन बी, कुड बी, बेयर इन्फिनिटिव वर्ब का बी प्लस थर्ड फॉर्म में बनता है, कहीं भी चले जाओ। 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाए 2b में बनता है। आईएनजी आ रही है प्रेजेंट, और जहां थर्ड फॉर्म होती है परफेक्ट पार्टिसिपल होती है, उसका बीइंग बीन में बनता है। हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है। तो पहले फुल मेथड पढ़ लो, शॉर्ट में अपने आप बता दूंगा फिर आप बहुत अच्छे से। तो अब इसका पैसिव वॉइस भी बनाया जाएगा, तो पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन में आता है, किसमें, और ट्रांसफॉर्मेशन में एक वाक्य दूसरे वाक्य में तो चेंज किया जाता है, लेकिन जो रियल मीनिंग है वो कभी चेंज नहीं होता है। रियल मीनिंग क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। तो मैं ये कहूंगा कि मेरे माता पिता का मजाक राकेश के द्वारा उड़ाया जा रहा है, तो माई पेरेंट्स। अब माई पेरेंट्स आ गया तो जल्दी मत करो, वर क्यों आएगा, आर में। टेंस नहीं बदलता कभी भी, ये रिपोर्टेड स्पीच नहीं है, क्योंकि पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन में आता है, और ट्रांसफॉर्मेशन में कभी भी मीनिंग चेंज नहीं होता है। तो माई पेरेंट्स आर बीइंग लाफ्ड एट बाय राकेश। इंग्लिश किस में गई, पैसिव वॉइस में। और मैंने अब इसको कैसे लिख दिया कि माई
पेरेंट्स वर बीइंग लाफ्ड एट, मेरे माता पिता का मजाक उड़ाया जा रहा था। किसके द्वारा? और कुछ प्राणी तो ऐसे और है जो अपना मन के नियम बनाते हैं। किसके? वो क्या करते हैं कि इस एट को हटा देते हैं, बोले दो प्रपोजिशन आ रहे हैं। कहाँ है दो प्रपोजिशन? वो तो फ्रेजल वर्ब हो गई लाफ एट, और ये डूअर के साथ है, तो प्रपोजिशन नहीं हटाना है आपको। आप किसका नियम बनाते हो? खुद के मन का। कहाँ पढ़ा हुआ है भैया आपने? आप यही तो कहोगे, माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता का मजाक उड़ाया जा रहा है। किसके द्वारा? ये डूअर हो गया, राकेश के द्वारा। तो ये अपनी जगह आ रहा है, ये अपनी जगह आ रहा है। लाफ्ड एट, उड़ाया जा रहा था बाय राकेश, तो प्रपोजिशन कोई सा भी नहीं हटाना है। पैसिव वॉइस में बताऊंगा आपको। अब देखो, ये तो मैं आपको बता ही रहा था कि भाई देखो कलेक्शन बनाइए, तो एट के मैंने बहुत सारे वर्ड बता ही दिए आपको। तो मुझे कुछ वर्ड बताएंगे आप लिख के जिनके बाद एट आता है, बताओ। एक तो ये हो गया लाफ एट प्रपोजिशन में, मजाक उड़ाना, मॉक एट, स्कॉप एट, जीआर एट, ये तो एक ही मिलते जुलते वर्ड हैं। सीनियर एट, टे का जाइब एट, टे का जाइब एट, ठीक है। अच्छा, गुड एट भी होता है, वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन देखिए समझिए, गुड एट तो होता ही है, लेकिन गुड टू आता है अगर आप किसी पर्सन दे रखा है। ये नहीं जल्दबाजी कर दी, वैसे पूछता नहीं है। आप किसी विषय में, सिंगिंग में, डांसिंग में, मैथमेटिक्स में उससे आ रहे तो गुड एट डांसिंग, गुड एट सिंगिंग, गुड एट प्लेइंग, गुड एट डिलीवरिंग स्पीचेज, भाषण देने में निपुण है। लेकिन मैंने कहा कि आई एम गुड, और आपने कहा कि आई एम गुड सोहन। अब सोहन कौन सा कोई विषय है कि मैं सोहन में होशियार हूं? तो अगर आप पर्सन के लिए अच्छे हैं तो कौन सा प्रपोजिशन आता है? आई एम गुड टू सोहन, मैं सोहन के लिए अच्छा हूं। और वैसे गुड, अगर आप किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, प्रोफिशिएंट है, तो हमेशा गुड एट सिंगिंग, गुड एट डांसिंग, गुड एट मेकिंग स्पीचेज, भाषण देने में निपुण है या जो भी है। तो ये और भी तो लिखवाए थे मैंने आपको। थ्रो एट, आप किसी पे कीचड़ उछाल रहे हो, कुछ फेंक रहे हो, थ्रो एट। साउट एट, चिल्लाना। हाँ, तो ऐसे धीरे धीरे हम क्या है, कोशिश करेंगे कि एक कलेक्शन बनाए, याद करें। तो एक्सुलेटरी वर्ब्स तो अभी हम टेंस शुरू कर रहे हैं, कल से शुरू कर देंगे, उसमें आएंगी ये, ठीक है। मतलब एक एक्सुलेटरी वर्ब आप अच्छे से पढ़ो। एक टेंस की मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, टेंस में प्रेजेंट सिंपल खत्म करूंगा, उसी के साथ पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ ही क्या पढ़ाता हूँ, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। और इसके अलावा दूसरे नंबर पे जो होती है वो होती है मॉडल एक्सुलेटरी वर्ब्स। और कल से आपके टेंस शुरू हो जाएंगे। बेसिक मैंने लगभग बता दिया है, थोड़ा सा और बच रहा है। मॉडल एक्सुलेटरी वर्ब्स ये होती है 13, ठीक है। तो इन पे डिस्कस अगले दिन करेंगे हम।